नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां पे आपके सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही मैं इजी बना देता हूं। ठीक है, आज का जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूं वो केमिस्ट्री में 10th क्लास की केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन है, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का रोल इस हमारे आसपास की दुनिया में आपको बिल्कुल सेल्फ एविडेंट है, जहाँ पे हर एक चीज लगभग ऑलमोस्ट ऑल एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, आप बात कर लो, ग्रेफाइट की बात कर लो, अपने खाने की बात कर लो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो। ठीक है, खुद अपने अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बात करो। आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा कि हमारे अंदर ग्लूकोज का बर्निंग होती है, यानी ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, मीन्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑल्सो ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे आसपास की। कार्बन की मात्रा देखी जाए तो कार्बन की मात्रा क्रस्ट में और अर्थ उसमें एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है नहीं, 0.002% है। तो उस परसेंट के आधार पर भी अगर देखा जाए तो कार्बन की मात्रा बहुत कम है, लेकिन मात्रा कम होने के साथ साथ उसने इतने सारे कंपाउंड बना डाले हैं कि मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू द मोर्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। ओके, तो कार्बन कंपाउंड बहुत ही एक वास्ट क्षेत्र है जहाँ पे हम एक वहाँ पे उनको पढ़ते हैं, और इसको एक अलग ही क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में रखा गया है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री, उन कंपाउंड्स या उन मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री जिसमें कार्बन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो उस कंपाउंड की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा गया। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है एनी केमिस्ट्री दैट हैपन्स दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी एक ऐसी केमिस्ट्री जो हो रही हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, और उससे नए नए प्रोडक्ट बन रहे हो। फॉर एग्जांपल नींबू अगर ले लें तो नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक प्लांट बना रहा है और नींबू के अंदर उसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें मानी जाती थी पहले, 1800 से पहले मानी जाती थी कि ये सब कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बन सकते हैं और ये बाहर बनाए नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनका नाम ऑर्गेनिक मतलब एनीथिंग दैट अकर्स इन लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पेड़ पौधे, जानवर, हम इंसान, तो इंसान, हम जानवर, जानवर जो भी हैं उनमें जो केमिस्ट्री चल रही है जिसकी वजह से उनके अंदर एक कंपाउंड जो कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट तो किया जा सकता है लेकिन बाहर नहीं बनाया जा सकता, ये बना, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा था। ठीक है, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा कि वो फोर्स काम कर रहा है जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। उस फोर्स का नाम क्या रख दिया बर्जीलियस ने उसका नाम क्या रखा? वाइटल फोर्स। क्या रखा? वाइटल फोर्स। ये वाइटल फोर्स क्या है? वाइटल फोर्स एक अननोन फोर्स है जिसकी वजह से वो कार्बन कंपाउंड शरीर में बन रहा है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन रहा है। तो इस थ्योरी का नाम कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि every carbon compound that is made in living organism cannot be prepared on outside or in any laboratory. So that on that basis we have segregated or separated that branch into organic chemistry. Around 1800, Wheeler had a breakthrough in preparing the organic compound in the laboratory. That उसने यूरिया बनाया इनऑर्गेनिक अमोनिया से, उसने बना दिया यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक अमोनिया। तो हुलर ने 1800 में लेबोरेटरी में ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया जा सकता है। उसके बाद तो होड़ लग गई, उसके बाद तो तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाने लगे और ये वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्डेड हो गई। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई महत्व नहीं रहा, वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। तो जब हुलर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को या कार्बन कंपाउंड को लैब में बना के दिखा दिया, तब भी इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही रहने दिया या ऑर्गेनिक कंपाउंड रहने दिया।
है ना, क्योंकि ये इसको नाम डिराइव उसी पुराने तरीके से कर लिया गया, जो पुराने तरीके से माना जाता था उसी तरीके से मानते हुए इसका नाम डिराइव कर लिया। तो इसलिए इस कार्बन जो छोटा सा मौजूद है 0.02% है और एटमॉस्फेयर में 0.03% है क्रस्ट में, तो इतनी छोटी परसेंटेज के बाद भी वो इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना पा रहा है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, इसलिए उसकी केमिस्ट्री को अलग रख दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाल दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री है, कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने मॉलिक्यूल को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे शुरू करते हैं। अब कार्बन कंपाउंड की कुछ खासियत की बात करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम जानना चाहेंगे कि जो वाइटल फोर्स था, जो इसको बांधे रखा था, जो डिस्कार्डेड हो गया, अब वो फोर्स कौन सा है जो इसको बांध रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है, क्या वो आयनिक होता है या फिर कोई और होता है। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल में हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है और उसको कंपाउंड बनते वक्त जो उनके अंदर फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण जो आयनिक कंपाउंड के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस प्रकार सामने आती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के आधार पर देखो, जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज थी उनको एक्सप्लेन करने के लिए आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब इनके कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ा गया और पढ़ के देखा गया कि क्या इसको आयनिक बॉन्ड एक्सप्लेन कर पाएगा। तो जो इसके पाया गया कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल भिन्न होती है, अलग होती है। जैसे उनका हाई एमपी होता है, इनका लो एमपी होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, इन द मोल्टन फॉर्म, बट कार्बन कंपाउंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इन दो प्रॉपर्टियों को अगर हम देख लें, कौन कौन सी, एमपी और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब हम कह सकते हैं कि नहीं, इन दोनों इस कार्बन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड तो मौजूद नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड लिख दिया है, जिसमें हाई लो एमपी एंड बीपी, और इसमें लिखा है पूरा कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इधर लिख दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिसमें हाई एमपी और बीपी था और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म था। तो एमपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एमपी की डेफिनेशन क्या है, जो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वो सॉलिड पिघलने लगता है। जब पिघलने लगता है इसका मतलब उसके बॉन्ड टूटने लगते हैं। तो यानी कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे तो उसको पिघलाने या तोड़ने के लिए उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होना ये बताता है कि उसके अंदर प्रेजेंट बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हाई एमपी, हाई एमपी मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड जो कार्बन कंपाउंड में मौजूद होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया। दूसरा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म मींस अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल क्रिएट होने चाहिए, जिससे कि जब वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएं तो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, यानी कैथोड से एनोड। तो इसका मतलब ये बॉन्ड है, ये जो इसके अंदर जो बॉन्ड मौजूद है वो कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल यानी कि आयंस में देगा, जिसकी वजह से ये कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जनरेट आयंस। ठीक है, यानी कि वो आयन को जनरेट करेगा। तो जब भी तो ये चार्ज पार्टिकल के रूप में इसको इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, जो भी इसके अंदर बॉन्ड मौजूद है वो आयंस नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा, आयंस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब क्वेश्चन हुआ, अब ये एक रिसर्च चली कि चलो ये तो समझ में आ गया कि इस कार्बन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, पर हाँ कुछ और बॉन्ड होगा, चलो उसको सर्च करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये है कि लो एमपी का मतलब कैसा होगा, लो एमपी मतलब वीक बॉन्ड, और पुअर कंडक्टर का मतलब डू नॉट गिव्स आयन। ठीक है, इट डू नॉट गिव आयंस।
आयंस नहीं देगा पर इसमें आयंस देगा। चलिए हम बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। चलिए आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये इसका जरा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ओवरलुक कर देते हैं इसको, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, चलो इसको एक बार व्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अगर Na मेटल है, सपोज मैं एक आयोनिक कंपाउंड ले रहा हूं NaCl, ठीक है। तो Na का Z कितना है 11, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 281, यानी कि KLm KLm शेल में 281 होगा, ठीक है। इसके बाहरी यानी कि लास्ट शेल को क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। तो वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसको रफा दफा कर देगा, ठीक है। जैसे ही NaCl एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इस पे प्रोटॉन की संख्या 11 थी और इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 11 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। जब हम उनको नेट चार्ज निकालेंगे कितना निकालेंगे 11 माइनस 10, चार्ज ऑन प्रोटॉन 11, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 10, कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 का चार्ज इस पे आ जाएगा। तो Na क्या बन जाएगा, अब Na एटम ना होके Na आयन बन जाएगा, जिसको हम दिखाएंगे Na प्लस, यानी कि कैटायन से। कैटायन क्या होता है, जो कि ऐसा एटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो उसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है। अब इसने चार्ज को लूज कर दिया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो चार्ज आ गया। इसका मतलब अब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे बैठा, अब वहां से आया क्लोरीन। तो क्लोरीन को अगर समझें तो क्लोरीन का Z है कितना, Z है 17। तो 17 होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 287। अब इसके पास 7 है, इसको 8 बनाना है, ठीक है। जैसे कि सोडियम ने भी 8 बनाया था अपना, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका भारी शेल कितना हो गया L, जिसमें कितना हो गया 8। अब इसने क्लोरीन ने के पास कितना 7 में 1 जोड़ के 8 बना देगा, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या अभी 17 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा प्रोटॉन कितने हो गए 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा 17 माइनस 18, यानी कि -1, ठीक है। तो इसके ऊपर एक नेट चार्ज माइनस का आ जाएगा और ये बन जाएगा क्लोरीन माइनस। क्या बन जाएगा क्लोरीन माइनस, यानी कि एनायन, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव, ठीक है। अब ये दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, दिस इज कॉल्ड एनायन। अब ये एनायन और कैटायन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक फोर्स के तहत, और इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई फोर्स किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगे, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगे, ध्यान रखना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रेस्ट पे हो चार्ज तब, जब दो चार्ज रेस्ट पे हों और उनके बीच में कोई फोर्स लगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगे, जब दोनों चार्ज अलग हों, मतलब अनलाइक चार्ज हों, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो Na बन गया, Na प्लस और Cl माइनस, अब ये एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये NaCl के रूप में आ जाएंगे। अब बन गया आयनिक कंपाउंड, है ना। आपने देखा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्रॉम Na to Cl, ठीक है। तो ये चीजें देखी गई आयनिक कंपाउंड में। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन कंपाउंड में जो बॉन्ड बन रहा है इससे तो नहीं बन रहा, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर से नहीं बन रहा। तो बच्चों बॉन्ड बनाता क्यों है कोई एलिमेंट, अगर एलिमेंट कोई बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कर रहा है। देखो स्टेबिलिटी कैसे गेन कर रहा है, जो सोडियम था
उसमें पहले 281 था नॉर्मली जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन उसने 1 को लूज किया तो उसने अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने कर लिए 8। और जब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के क्या था आउटर मोस्ट शेल में 7, तो उसने एक गेन करके क्या कर लिया 8। तो ये एक टेंडेंसी होती है किसी एलिमेंट की अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो क्या करता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को मतलब अटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इज ऑक्टेट, तो इट इज अ स्टेबलेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन क्यों नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इससे पहले हम कार्बन को कराएं, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो पता करें। एटॉमिक नंबर हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 6। तो इसका मतलब अगर मैं 6 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? कार्बन Z इक्वल टू 6। तो इसका EC कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक 2 एंड 4। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा, देखो स्ट्रक्चर बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके आजू बाजू होती है 2 शेल, और हर एक शेल में होते हैं, पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देख पा रहे हो कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ठीक है। तो पहला केस जो इलेक्ट्रॉन कार्बन रिएक्ट कर सकता है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेके कर सकता है, मींस इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट केस क्या होगा? इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास प्रोटॉन तो रहेंगे 6 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। इसका मतलब चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज +6 - 10 इक्वल टू -4। तो इस केस में ये C4 माइनस बना बैठेगा। जब C4 माइनस बनाएगा तो आप देखोगे कि एक प्रोटॉन, मतलब एक जो 6 प्रोटॉन है, पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अगर मान लो 7 होते 8 होते फिर भी चल जाते, लेकिन यहाँ पे एक एक 6 प्रोटॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब अब ये अनस्टेबल कंडीशन हो गई, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेंगे, ठीक है, ये इसकी पकड़ में रहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की पकड़ कम बन जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लग जाएंगे, ये एटम स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन अनस्टेबल हो जाएगी। इस केस में तो ये इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर सकता, इसका मतलब C4 माइनस आयन नहीं बना सकता। अब देखें दूसरा सिनेरियो, ये अगर गेन नहीं कर सकता तो लूज करना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा सिनेरियो क्या है? इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्या? इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है अब रह जाएंगे 2 और प्रोटॉन रह जाएंगे 6। इसका मतलब प्रोटॉन रह गए 6, इलेक्ट्रॉन रह गए 2, +6 - 2 इक्वल टू +4। अब इसका जो कैटायन बनेगा वो बनेगा C4+, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों, देखो जरा, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अपना चार्ज इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे सभी इलेक्ट्रॉन पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, ठीक है, अब बचे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये जो इस पे इफेक्ट था वो इस पे आ जाएगा, इस पे या इस पे आ जाएगा। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा मजबूती से जकड़ लिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अब इससे इसको निकालने के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। मान लो वो भी निकाल लिया, किस तरह से एनर्जी दे दी, तो बाकी के बचे 2 इलेक्ट्रॉन अब 4 इलेक्ट्रॉनों की पावर की, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बंध जाएंगे न्यूक्लियस से। अब उसको निकालना मुश्किल है। इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से एक एक करके निकालना तो नामुमकिन है। मीन्स कि एनर्जी बहुत हाई देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों दे हम इतनी एनर्जी? क्यों इतना कोई बॉन्ड इतना हाई एनर्जेटिक होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर खींच देगा, ठीक है, ऐसा संभव नहीं होता है। तो इस केस में अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी मैं कह सकता हूँ किसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो किसी एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर स्ट्राइक कर दे और उसको आयन में कन्वर्ट कर दे, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कैसी होगी? वेरी हाई, वेरी हाई। अगर हाई होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन निकालने देगा नहीं और 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते नहीं।
तो इसका मतलब ये है कि ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हमने अभी कंडीशन देखी। तो वो क्या करेगा, नेचर ने ऐसा तो नहीं है कि कार्बन को छोड़ दिया कि भैया तू जा, तू एकदम अलग ही है, तुझे छोड़ दो, मत करो, तेरे तू रिएक्ट मत करना। नहीं, एक अलग ही तरीका निकाला कार्बन ने। कार्बन क्या करता है कि एक ऐसा शेल, मतलब आखिरी के शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर देता है। शेयर मतलब रखेगा अपने पास ही, रखेगा अपने पास ही, लेकिन दूसरों के साथ शेयर कर लेगा। मान लो एक, जैसे दो बच्चे खा रहे हैं स्कूल में, टिफिन लंच हो गया, टिफिन खा रहे हैं, तो वो बीच में रख दिया टिफिन और दोनों इधर, दोनों साइड में बैठ गए और वो इधर से खा रहे हैं, इधर से खा रहे हैं, दोनों आराम से खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब कोई कॉमन जगह ये चुन लेते हैं जहां पे ये अपने इलेक्ट्रॉन रख देता है और साथ ही साथ दूसरा भी आके अपने इलेक्ट्रॉन रख देता है, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करते एक दूसरे को, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने शेयरिंग शुरू कर दी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ कार्बन ही नहीं करता, बहुत सारे करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर इसका मतलब आप जैसे दो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है वो शेयर कर डालते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। ठीक है, अगर मान लीजिए ए है और दूसरा भी ए है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सेम होगी क्योंकि दोनों सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, वो ना इसको मिल पाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको नहीं मिल पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की शक्ति सेम है। तो क्या करेंगे बेचारे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ए डॉट क्रॉस ए। इसका मतलब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के वैलेंस शेल का हिस्सा हो जाएगा। ये रूल याद रखना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी द पार्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एलिमेंट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो शेयर कर रहे हैं इनका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी द पार्ट ऑफ बोथ सेल वैलेंस शेल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी द part of each part of valence shell of each element। ठीक है, and thereby completing the octet। दोनों चीज सॉल्व हो गई, thereby completing the octet और ड्यूप्लेट। ऑक्टेट मतलब जहां 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 2 का केस होता है, इसलिए बोलते हैं ड्यूप्लेट। ठीक है, तो शेयर करके उसको स्टेबिलिटी मिल गई, शेयर करके उसने इलेक्ट्रॉन देना नहीं, उसके लेना नहीं, बस शेयर करना और बॉन्ड बना देना। ठीक है, अब शेयरिंग के दौरान, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, यानी कि यहाँ पे देखो, आप देखो कि जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था ए डॉट क्रॉस ए, तो ये जो ए है और ये ए है, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर्ड हो गए। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है एक शेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एलिमेंट फॉर्म अ बॉन्ड दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड बंध। ठीक है, तो हो ये ज्यादातर क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आयनिक बॉन्ड बताया था, तो एक मेटल था, मेटल वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी खींचने की क्षमता कम होती है, देने की क्षमता ज्यादा होती है। वहीं क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो खींचने की क्षमता रखता है अपनी, तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने पास, उससे खींच लेता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी ताकत बराबर होने लगती है, ताकत बराबर होने लगती है, तो वो इलेक्ट्रॉन ना दे पाते ना खींच पाते एक दूसरी तरफ ना। तो इसका मतलब यह है कि वो शेयरिंग शुरू कर देते हैं और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ है, तो इसमें जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें आयंस नहीं बनेंगे। जब आयंस नहीं बनेंगे तो पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा ही रहेगा। तो हमें दूसरे का आंसर मिल गया, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए कार्बन के बीच में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, कार्बन और हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बन कंपाउंड है वो है मीथेन। कार्बन
कंपाउंड जो है वो है मीथेन। मीथेन बायोफ्यूल के रूप में भी यूज होता है, ठीक है, और सीएनजी एलएनजी का भी हिस्सा होता है, ठीक है। तो एनर्जी के रूप में इसको यूज करते हैं मीथेन, और इसका फॉर्मूला होता है CH4। ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो सपोज मैं अगर लिविंग स्ट्रक्चर बनाऊं, लिविंग स्ट्रक्चर का ध्यान रखना, लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के, जैसे मान लो मेरे को बनाना है क्लोरीन का लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्लोरीन के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वही इसके चारों तरफ हम दिखाएंगे डॉट के रूप में या क्रॉस के रूप में। कितने? 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। दिस इज द लिविंग डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हम यूज करेंगे अभी यहाँ पे, ठीक। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका मतलब अगर मैं दिखाऊं कार्बन को, तो कार्बन को ऐसे दिखा सकता हूँ, ये वाला, और इसके वैलेंस शेल ये है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ शेयर कर लेगा। मैं इसको ब्लैक से दिखाता हूँ। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, देगा नहीं इसको, उसको देगा नहीं और ये लेगा नहीं, ठीक है, ले सकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, डिप्लेट हो गया, देखो, यस, डिप्लेट हो गया। और जो कार्बन का वैलेंस है शेल, वो देखो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट से। नाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हाइड्रोजन के 2 2। तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जब एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो रहा है उसको बाय डैश दिखाते हैं, 1 डैश, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब अगर दिखाना हो इसको डैश स्ट्रक्चर से तो ऐसे दिखाएंगे, H H और H, और कंडेंस फॉर्म में इसको ऐसे दिखाएंगे CH4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि अगर मैं CH4 की बात करूं और फिर दूसरे CH4 की बात करूं, तो CH4 के अंदर, इसके अंदर ये कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड होता है, अंदर अंदर के बॉन्ड को कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कह लो, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, यानी कि इंट्रा मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला, अंदर विद इन, जैसे C और H के बीच में। और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। मेरी मेरी जो स्टोरी है उससे आप कहानी बना सकते हो, ठीक है। मैं स्टोरी के तौर पे सुनाता हूँ, ठीक है, नोट्स थोड़े कम करवाता हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन आप जो वो आपको जो मैं सुना रहा हूँ वो स्टोरी इसी तरह से सुना रहा हूँ कि आप है ना, इनको देखने के बाद भी आप स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर में इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, यानी कि ये वाला, दिस इज वीक। अब थोड़ी सी एनर्जी दो, टूट जाएंगे। कौन से? इंटर मॉलिक्यूलर, ना कि इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी दो, ये ब्रेक हो जाएंगे। तो इसका एमपी कैसा हो जाएगा? लो। तो इसका मतलब हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। मींस हमने शुरुआत की थी इन क्वेश्चन से, लो एमपी और बीपी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने उस बॉन्ड को खोजने की कोशिश करी जिसके कारण ये संभव हो रहा है। तो हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड में आयंस जनरेट होते नहीं है, इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते नहीं है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी दो, एमपी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो बच्चों, तो कोवलेंट बॉन्ड होता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन टू एलिमेंट, देन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी कहानी है कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन कंपाउंड के इन प्रॉपर्टी को समझाने की, ठीक है। तो मैंने कोवलेंट बॉन्ड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया अच्छी तरह से, और आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करें, मेरी वीडियो को लगातार बार बार सुने, और सुनने के बाद सीखें कि किस प्रकार कम लिखे हुए से ज़्यादा एक कहानी बनाई जा सकती है। मीन्स आप एक कहानी बनाना सीखें, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने, चीज़ों को देखें,
देख कर खुद कहानी बनाएं, ठीक है। अपनी क्या बोलते हैं, लिखने की पावर, क्षमता, याद करने की क्षमता और सुनकर रिटेन करने की क्षमता को आप बढ़ाएं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपकी सभी दुविधाएं दूर हो गई होंगी। तो अगर ऐसा हो गया है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।